हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन कैसे डिसोसिएट होता है टिश्यू के पास। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखना है, ये एक्स और वाई एक्सिस पर हम लोग लेते हैं। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं PO2, ठीक है। और यहाँ पर HB लेते हैं, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन HB, ठीक है। O2 कंसंट्रेशन यानी कितना पर मैक्सिमम होता है ये। तो यहाँ पर ऐसे काउंट करते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120, 120 ऐसे लेते हैं। इसको भी उसी तरह से लेते हैं 20, 20 के बाद 40%। यहाँ परसेंटेज सैचुरेशन है, परसेंटेज सैचुरेशन है। यहाँ पर है 60 और यहाँ पर है 80 और यहाँ पर है 100% सैचुरेशन पॉइंट, 100% सैचुरेशन पॉइंट। तो ये देखते हैं स्टूडेंट कि जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लगभग 100 के आसपास होता है तो ये 100% सैचुरेशन पॉइंट होता है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम देख रहे हैं ये 100% सैचुरेशन पॉइंट है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ देखते हैं टिश्यू के पास जो है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ये हो जाता है 40। तो टिश्यू के पास क्या होता है कि लगभग 70%, ठीक है ना स्टूडेंट, यानी ये है यहाँ तक ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से टूटकर अलग हो जाता है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का मिलेगा स्टूडेंट, इस तरह से ऐसे ग्राफ मिलेगा। ये इस आकार का ग्राफ है, इसको सिग्मॉइड कर्व कहते हैं, सिग्मॉइड कर्व। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, इस पॉइंट पर हम क्या देख रहे हैं कि टिश्यू के पास 30% ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो जाता है। ये 30% है, ठीक है। अब डिसोसिएशन क्यों होता है? एक तो पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है टिश्यू के पास, और दूसरी बात यह है कि टिश्यू के पास जो है CO2 बहुत ज्यादा निकलता है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान। तो CO2 जो है वो H2O के साथ कंबाइंड हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम Ca, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ रहता है? तो RBC के अंदर होता है। तो स्टूडेंट फिर Ca जो है मिलकर के बना लेता है H2CO3, ठीक है। ये कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड चूंकि एसिड है तो वाटर में डिसोसिएट होकर के H+ आयन देता है, प्लस HCO3 माइनस देता है। तो ये H+ क्या करेगा? तो H+ जो है वो हीमोग्लोबिन को एसिडिक बना देता है, और हीमोग्लोबिन एसिडिक होने पर कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा और ऑक्सीजन से वो नाता तोड़ेगा। तो यहाँ पर ये डिसोसिएशन होता है स्टूडेंट टिश्यू के पास 30%, ठीक है। अब देखिए ये ग्राफ लेफ्ट साइड कब जाएगा? अगर हीमोग्लोबिन फीटल हीमोग्लोबिन है तो उसका ऑक्सीजन इफिशियंसी बहुत स्ट्रांग होता है, तो ये ग्राफ जो है वो जाएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। अगर मायोग्लोबिन है तो मायोग्लोबिन भी ऑक्सीजन को बहुत कम ही छोड़ता है, तो उस केस में भी जाएगा ये ग्राफ लेफ्ट साइड में, ठीक है स्टूडेंट। तो ये लेफ्ट साइड कब गया और राइट साइड कब गया, ये हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि H+ के चलते, H+ के कारण ये हीमोग्लोबिन एसिडिक हो गया, और एसिडिक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ना शुरू किया। इसको ना स्टूडेंट बोहर्स इफेक्ट कहते हैं। तो इस डायग्राम को आप लोग लिखिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कंट्रोल ऑफ ब्रेथिंग। ब्रेथिंग को कैसे कंट्रोल करता है हमारा बॉडी। तो ब्रेथिंग को कंट्रोल करने के लिए दो माध्यम है, एक है न्यूरल और दूसरा है केमिकल। तो सबसे पहले न्यूरल में देख लेते हैं, और इसके बाद जो केमिकल है जो हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है, या फिर जो भी, उसको हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये न्यूरल कोऑर्डिनेशन। तो स्टूडेंट न्यूरल कोऑर्डिनेशन में क्या देखते हैं
कि जो पॉन्स वेरोली है, ब्रेन का एक पार्ट है पॉन्स वेरोली, वहाँ पर न्यूमेटोक्सिस सेंटर होता है, तो उस सेंटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। वहां से देखिए दो नर्व जो है एराइज होता है, दो नर्व बाहर निकलता है। एक डोर्सल ग्रुप नर्व है, ये है डोर्सल ग्रुप नर्व है, जो कि कंट्रोल करता है मसल ऑफ डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल कहाँ होता है? तो रिब के बीच में होता है इंटरकोस्टल मसल। तो यहाँ पर ध्यान दें स्टूडेंट कि यहां से जो मोटर न्यूरॉन निकल रहा है, जो इंस्पायरेटरी सेंटर, ठीक है, इंस्पायरेटरी सेंटर से होकर के, तो इसको हम क्या कहते हैं? डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन कहते हैं। और ये कंट्रोल किस पर करता है? तो मसल ऑफ डायफ्राम पर और इंटरकोस्टल मसल पर कंट्रोल करता है। इसके बाद यहां पर देख रहे हैं ये डोर्सल हो गया, डोर्सल का मतलब पीठ हो गया, ऐसे खड़ा है, तो आगे वेंट्रल हो गया, तो इसको कहेंगे वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। और ये जो है ये इंटरकोस्टल मसल को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से क्या है कि दोनों मिलकर के रेट ऑफ ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। एक क्या करता है? ब्रीथिंग रेट को बढ़ाता है, और एक डीप करता है, ब्रीथिंग रेट को थोड़ा गहरा करता है। तो यहां पर देख लिया स्टूडेंट कि दो नर्व का ग्रुप है, एक डोर्सल और एक वेंट्रल, और यही नर्व ग्रुप क्या करता है? तो इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम पर कंट्रोल करता है। ठीक है, डायफ्राम क्या है? मस्कुलर मेम्ब्रेन है जो एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करता है। तो ये देख लिए हम लोग। इसके बाद हम लोग देखते हैं केमिकल कंट्रोल। तो केमिकल कंट्रोल में, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो स्टूडेंट ये ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है, और यहां पर देख रहे हैं ये चार चैम्बर, यहां से देख रहे हैं कि पल्मोनरी है ना, ये यहां से आपको, रुकिए, यहां से निकालते हैं, यहां से इससे निकालते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा। तो आर्च ऑफ एओर्टा पीछे की ओर ऐसे डोर्सल आर्टरी के रूप में निकल रहा है। तो देखिए स्टूडेंट ये हो गया आर्च ऑफ एओर्टा, यहां से निकलता है कैरोटिड आर्टरी, यहां से निकलता है कैरोटिड आर्टरी। तो यहां पर एक होता है कैरोटिड बॉडी, और यहां पर होता है एओर्टिक बॉडी, कैरोटिड बॉडी और एओर्टिक बॉडी। स्टूडेंट ये दोनों बॉडी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और H+ कंसंट्रेशन को बहुत बारीकी से सेंस करता है, और देखता है कि बॉडी के अंदर H+ ज्यादा है, CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये अलर्ट कर देता है, अलर्ट मोड में रेस्पिरेटरी सिस्टम को कर देता है, जिसके कारण रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो फास्ट हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को तेजी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो ये हो गया केमिकल कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। एक न्यूरल देखे जिसमें दो नर्व ग्रुप है, एक डोर्सल नर्व ग्रुप और एक वेंट्रल नर्व ग्रुप। वहां पर दो सेंटर देख रहे हैं, एक रेस्पिरेटरी सेंटर है और एक न्यूमेटॉक्सी सेंटर है। तो न्यूमेटॉक्सी सेंटर हमने बताया कि पॉन्स वेरोली में होता है, और रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर जो है मेडुला ऑब्लंगेटा में होता है, जो रेस्पिरेशन के रिदम को मेंटेन करके रखता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ब्रीथिंग जो है वो कंट्रोल कैसे होता है। तो इसके दो हमने तरीका होता है, एक न्यूरल, न्यूरल में हमने बताया दो नर्व ग्रुप है, डोर्सल और वेंट्रल नर्व ग्रुप। कहां से अराइज होता है? तो ये पॉन्स वेरोली से अराइज होता है। वेगस नर्व क्या होता है? तो वेगस नर्व सबसे बड़ा नर्व है, क्रैनियल नर्व है, सबसे बड़ा वेगस नर्व है, क्रैनियल नर्व है, ठीक है। तो ये देख लिया हम लोग कि किस प्रकार कंट्रोल होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। दैट्स ऑल स्टूडेंट।